नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अर्पित और मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित पढ़ाऊंगा। और कक्षा 10 की गणित पढ़ने से पहले हम लोग उसका सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने ऐसा चैप्टर पहले लिखा है जो हमारा क्रमानुसार चलेगा, यानी कि पहले कौन सा चैप्टर चलेगा पहले मैंने उसको लिखा है, फिर उसके बाद कौन सा चलेगा, फिर उसके बाद कौन सा चलेगा, उस बेस पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये देखते हैं कि पहला कौन सा चलेगा। आपका पहला द्विघात समीकरण चलेगा और द्विघात समीकरण के अंदर कौन कौन सा है टॉपिक, गुणनखंड द्वारा हल और पूर्ण वर्ग बनाकर हल, मूलों की प्रकृति। ये तीन चीज़ें हम लोग द्विघात समीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें अनुपात पढ़ना है उसका, फिर पूरक कोण और विशिष्ट कोण के अनुपात पढ़ना है, फिर सर्वसमीकाएँ पढ़ना है, फिर ऊंचाई एवं दूरी पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी एवं विभाजन सूत्र पढ़ना है और उसका क्षेत्रफल पढ़ना है कि कैसे निकाला जाता है उसका क्षेत्रफल। फिर आते हैं हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज पे आते हैं। त्रिभुज के अंदर समरूप आकृति पढ़ेंगे कि उसकी आकृति समरूप है तो किस बेस पे है। ठीक। फिर उसके बाद समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि उसका त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक। फिर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, किसने बनाया और इससे कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। ठीक। फिर पांचवा हमारा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक है nवां पद और दूसरा है n पदों का योगफल, ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। और फिर है समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणियों को भी देखेंगे। फिर अगला मेरा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आएगा उसको हम लोग देखेंगे। फिर अपरिमेय संख्या का परिभ्रमण, फिर उसके बाद दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में देखेंगे कि कैसे क्या होता है। फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में शून्यकों का ज्यामिति का अर्थ निकालना सीखेंगे और फिर शून्यकों द्वारा गुणांकों के संबंध, उनके बीच में जो संबंध होगा उसको हम लोग देखेंगे। फिर बहुपद विभाजन एल्गोरिथम को देखेंगे। ठीक। फिर आता है वृत्त और संबंधित, यानी कि वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ेंगे और बाह्य बिंदु, कोई बाह्य बिंदु है उससे वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा कैसे डाला जाता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। और फिर वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल पढ़ेंगे। फिर त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। फिर समरूप आकृति पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं के अंतर्गत हम लोग रेखाखंड का विभाजन और वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना, इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर दो चर वाले रैखिक युग्म, दो चर वाले रैखिक युग्म में हम लोग समीकरण युग्म तथा ग्राफ, बीजगणित विधि और युगपथ समीकरण, इसको पढ़ेंगे तीन चीज़ों को। फिर उसके बाद टॉपिक है मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 11 नंबर, 12 नंबर सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया। इन सभी हम लोग 13 टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है। क्रमानुसार पढ़ेंगे। पहले मेरा चलेगा द्विघात समीकरण। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण नाम से ही पता चल जाता है, जिसके द्विघात का मतलब जिसके दो घात हों, यानी कि स्क्वायर हो। दो घात यानी अधिकतम जो है दो घात हों उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक। जैसे x² + 2x - 3 = 0। तो ये इनमें देखेंगे कि जो चर हैं चर वाली संख्या, यानी कि देखो x हो गया, y हो गया, z हो गया, इन सबको चर बोलते हैं। और दूसरा जैसे मान लीजिए जितने भी नंबर्स होते हैं
2, 4, 6, 1, 5, इन्हें हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक, तो ये जो देखेंगे हम लोग, जो चर है हमारा, चर के ऊपर सबसे अधिकतम घात हमारा कितना है, 2 है, तो इसे हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक, और द्विघात समीकरण में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले 2 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट रहेंगे हमारे? पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा, यानी पॉइंट कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। अगर ax² प्लस bx प्लस c हमारे समीकरण में मिलता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो x है, अभी मैंने बताया इसको चर कहते हैं, और यहाँ पे a, b और c, a, b और c जो है अचर होंगे। हमेशा इनके स्थान पे जो है अचर संख्याएं होंगी, या फिर नहीं होंगी तो अगर जैसे मान लीजिए लिखा है x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे अगर ये a बराबर नहीं है तो यहाँ पे हमेशा ऑलरेडी 1 माना जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब a और b और c जो है हमेशा अचर संख्याएं होंगी। ठीक, पर जहाँ पे ये जो a है, a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a बराबर अगर 0 होगा तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो वो हमारा 0 ही प्राप्त होगा, तो हमारा कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, और एक बात ये जान लीजिए कि इसे हम लोग कहते क्या है, इसे कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक, ये तो पहला फैक्ट है या पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम सेम टू सेम है, बस उसमें देखिए दूसरा नियम ये है कि कहने का मतलब ax² प्लस c बराबर 0, अगर ये कंडीशन भी आता है तो भी हमारा ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, पर ये कैसा द्विघात समीकरण होगा? इसे बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर इसमें bx नहीं भी हो तो भी वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर दिमाग में आप लोगों को ये आए कि यहाँ पे प्लस है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे भी माइनस हो, तो क्या होगा? हाँ होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक, वो द्विघात समीकरण होगा। मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, तब भी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये 2 नियम हम आप लोगों को बताएं, और इस 2 नियम पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ताकि देखें आप लोगों को समझ में आया या नहीं। ठीक है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर हम दें, x प्लस 2 प्लस 12 बराबर, देखिए एक ये इस तरफ का हो गया, दूसरे तरफ का हो गया x प्लस 1 और x माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, ये हमें देखना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसका इनमें गुणा करेंगे, यानी कि गुणा करने का मतलब अगर दे दिया x प्लस 2, तो गुणा कैसे होता है? देखिए गुणा ऐसे होता है कि इसके आगे हमेशा प्लस होता है, तो इसके आगे भी हमेशा प्लस होगा। तो इन दोनों के आगे अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस होता है,
तो ये जो प्लस एक्स है, प्लस एक्स का गुणा प्लस एक्स में करेंगे पहले, फिर दूसरे प्लस एक्स का गुणा प्लस 2 में करेंगे। ठीक है, देखिए एक और नियम जान लीजिए आप लोग कि प्लस का गुणा कभी भी माइनस में किया जाता है तो हमारा माइनस आता है, और माइनस का गुणा कभी भी प्लस में किया जाता है तो भी माइनस आता है, और माइनस का गुणा कभी भी माइनस में किया जाता है तो हमारा प्लस आता है, और प्लस का गुणा कभी भी प्लस में किया जाता है तो प्लस आता है। ठीक है, इस बेस पे हमारी जो जितनी भी समीकरण होंगी वो समीकरण सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस और प्लस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस, और x का गुणा x में करेंगे किसी भी संख्या का, 2 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो ये हमारा 4 आता है। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, सेम संख्याएं होंगी तो ये मान लीजिए अचर है और ये चर है, तो चर का गुणा अगर करते हैं किसी भी x का गुणा x में करेंगे तो उसी तरीके से हमारा ये भी होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस मेरा आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर प्लस एक्स का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो 2 और x यानी कि प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाएंगे, फिर 2x ये मेरा आएगा। ठीक है, तो इतने का मेरा सॉल्व क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये दिया हुआ है तो 12 बराबर। अब इनका गुणा करना है, इनका गुणा कैसे होगा, तो इनका गुणा ऐसे होगा, मान लीजिए दिया है कि x + 1 और x - 2। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जहाँ पे कुछ नहीं दिया होता वहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है, 4 लिखा है या 6 लिखा है या 5 लिखा है तो इनके आगे प्लस ही होगा। ठीक, माइनस अगर होता है तो -4 लिखा होता है, -5 लिखा होगा, -6 लिखा होगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले तो हम लोग इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर उसके बाद +1 का गुणा इसमें करेंगे, फिर उसके बाद +1 का गुणा इसमें करेंगे। ये जो समीकरण है ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो चलिए करते हैं, प्लस एक्स का गुणा प्लस एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो हमेशा प्लस ही आता है। फिर प्लस एक्स का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके क्या होंगे, प्लस और माइनस मिलके माइनस होंगे, तो 2x हो जाएगा। फिर +1 का गुणा प्लस एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स आएगा, फिर +1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2। ठीक है, मतलब ये हमारा जो सॉल्व किए मैंने तो ये हमारा प्राप्त हुआ, तो इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, x² - 2x + x - 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग या तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे या इसको इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि कहने का मतलब हम लोग अब पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कैसे किया जाता है, अगर मान लीजिए हम लोग इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर पक्षांतर करने पर हमेशा प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यानी कि अगर हम करें तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस को इस तरफ लेके जाएंगे, यानी पहले तो हम लोग इसको उतार लेते हैं कि x² + 2x + 12, तो प्लस x है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस हमारा क्या होगा, माइनस होगा, तो -x²। यहाँ पे -2x है तो माइनस हमारा क्या होगा, प्लस होगा, +2x, प्लस है तो -x, माइनस है तो +x, बराबर में क्या बचा मेरा, कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, ये हमारा पक्षांतर कहलाता है। पक्षांतर तो कर लिए। अब देखिए यहाँ पे +x है, यहाँ पे -x² है, यहाँ पे +x² है, तो ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि देखिए कभी भी आप 3 - 3 करेंगे तो ये हमारा हमेशा 0 आएगा। ठीक, कैसे, 3 - 3, 3 में से 3 गया 0 आया,
तो या फिर इस तरीके से करें या फिर ऐसे डायरेक्ट काट दें, हमारा 0 आएगा ही। तो यानी इसका मतलब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काट देंगे, ठीक है। और देखेंगे या और तो ये भी देखिए माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, ये भी कट गया, सॉरी यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो बाकी मेरा ये बचा और एक ये बचा, ये भी इसको उतारेंगे हम लोग। तो देखिए 2x ये भी है 2x ये भी है, तो प्लस में है तो 2 मिल के 4 हो गए, 4x हो गए। फिर ये माइनस x को लिख देंगे, फिर ये +12 को और +2 को बराबर 0। तो 4x में से यहाँ पे 1 होता है हमेशा, ठीक। 4x में से एक x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 3x +12 और 2 मिल के क्या होंगे 14 बराबर 0। तो ये हमारा लास्ट समीकरण है, इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से मेरा ये समीकरण आया, अब पूछ क्या रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि अधिकतम 2 घात होंगे, तो इसमें कोई भी घात नहीं है, इसमें एक घात है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये होगा रैखिक समीकरण। पर ये हमारा यहाँ पे रैखिक समीकरण नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण ये नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं, ठीक। ये था पहला, जो आपको उतारना हो पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखेंगे। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको दिया गया हो कि x + 2 का होल स्क्वायर और दे दिया गया हो बराबर में करके x - 2 का होल स्क्वायर, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है, उसमें एक न एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे कि गुणा करना सीखे थे, कि अगर x + 1 है x - 2 है तो इसका गुणा कैसे करते हैं, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, इसमें देखिए, इसमें हमारा इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर के बेस पे हमारा दिया गया है। तो a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, और इसके बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के बेस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि अगर देखिए प्लस में है तो ये प्लस में है, तो प्लस वाला फार्मूला रखेंगे तो क्या होगा, x² + 2 का स्क्वायर + 2a मतलब x, b मतलब 2, ठीक। इसके बराबर पे ये भी देखें कि a - b का स्क्वायर है, तो x² + 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a मतलब x, b मतलब 2, ठीक। अब देखिए इसको करेंगे हम लोग, x² + 4 + 2 दूना 4 x बराबर x² 4 माइनस 2 दूना 4 x, ठीक है। अब वही बात आ गई, पक्षांतर की बात आ गई,
प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -4, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो +4x बराबर 0। अब देखिए वही चीज़ है मेरा है कि प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा इससे, ठीक, +4 -4 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा ये और ये, यानी कि 4x + 4x बराबर 0 बचेगा। टोटली मिला के हो गया 8x बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण लास्ट बचा, जो कि हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कहने का मतलब लिखेंगे कैसे हम लोग, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। इसी बेस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया गया है, मान लीजिए -2 दिया है और 4 - x स्क्वायर दिया है, ठीक, बराबर में मान लीजिए दिया है -3 और 6 + x, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, -2 है तो -2 का +4 में करेंगे तो -8, यानी कि हम लोग बताए हैं कि माइनस है, इसका गुणा प्लस में करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, तो -2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, ठीक, 8 हो गया। फिर -2 का गुणा -x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस मिलके +2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर में क्या करेंगे, -3 है +6 -18, फिर उसके बाद -3x आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये दिया है मेरा -8 + 2x स्क्वायर, जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस में 18 हो जाएगा और ये प्लस में 3x हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2x + 3x और 18 में से 8 गया 10 बराबर 0, ये हमारा समीकरण आया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, यानी कहने का मतलब आंसर में कैसे लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक। अब ये तो द्विघात समीकरण है, पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि कैसा द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है, तो ये मिश्रित द्विघात समीकरण है, ठीक। ठीक है, 3 तरह का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया कि 3 तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। बाकी अब देखिए चौथे प्रकार का देखिए, मतलब अब जैसे कि अब किस तरह से हमारा क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, ठीक है। इसमें भी हमारा निकालना है कि द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाएं, ठीक। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया गया क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनखंड, मान लीजिए गुणनखंड कितना दिया है 116
57 है तो पूर्णांक ज्ञात करिए। ठीक है, ये देख लीजिए, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया है और इसमें क्या निकालना है कि द्विघात समीकरण के रूप में हमें दर्शाना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो मान लीजिए दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनखंड मेरा 157 दिया गया है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे होंगे? पूर्णांक क्या होता है, वो भी पूर्णांक दिया है, तो पूर्णांक में क्या धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। ठीक है, धनात्मक मतलब +1, +2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ऋणात्मक दिया होता तो -1, -2, -3, -4, -5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, वो भी क्रमागत दिया है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, जैसे कि 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6। अगर हम 5 लेते हैं तो दूसरा हमारा क्या होगा, क्रमागत संख्या 6 होगी। अगर 6 लेते हैं तो 7 होगी, 20 लेते हैं तो 21 होगी अगला क्रमागत संख्या। यानी क्रमागत संख्या का मतलब वो संख्या और उसकी अगली संख्या, वो होता है क्रमागत संख्याएं। तो दो क्रमागत संख्या निकालना है, तो क्रमागत संख्याएं तो दी नहीं है। तो मान लीजिए अगर पहली क्रमागत संख्या मेरी हो गई, यानी कि पहली संख्या मान लीजिए मेरा है x, तो दूसरी क्रमागत संख्या मेरी क्या होगी? कभी भी आप देखेंगे कि मान लीजिए अगर 5 के बाद 6 आता है तो इनमें डिस्टेंस कितना होता है, +1 का होता है 22, और दूसरी क्रमागत संख्या 23, यानी उसके बाद आने वाली संख्या। तो इन दोनों में क्या है, +1 का डिफरेंस है। यानी टोटली मिला के अगर हम देखें कि क्रमागत संख्याएं जो होती है उनमें डिस्टेंस हमेशा 1 का होता है। तो अगर हमने माना कि पहली संख्या मेरी ये है, तो अगली संख्या क्या होगी? अगर अगली संख्या हमारी निकालनी हो, उसमें अगर 1 जोड़ दें तो वो हमारी अगली संख्या हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए x का मान हम लोग 4 रखते हैं, तो 4 + 1 = 5, यानी कि 5 अगली संख्या आ गई। 4 के बाद 5 ही आता है। तो कुल कहने का मतलब यही है कि क्रमागत संख्याएं अगर दी हैं, तो अगर पहली क्रमागत संख्या हमने x माना तो दूसरी हमारी क्रमागत संख्या x + 1 होगी। ठीक, तो अब चलते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनखंड इतना है। तो ये पहला क्रमागत मतलब दो क्रमागत संख्याओं में पहला संख्या दूसरा संख्या मिल गया, तो उनका गुणनखंड मेरा कितना दिया है, 157। तो x गुणे x + 1 बराबर कितना है, 157। ठीक है, अब ये प्लस में तो इसका गुणा हम लोगों ने अपने अभी सीखा। ठीक, इसका गुणा इसमें फिर इसमें, तो x का गुणा x में करेंगे तो x², फिर इसमें करेंगे तो +x बराबर 157। पाठांतर कर दीजिए, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x² + x - 157 बराबर 0। तो ये जो मेरा रूप आया, आप देखेंगे कि ये हमारा ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप में है। और इस रूप में है तो इस रूप में होने का मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है। यानी कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया कि एक रेलगाड़ी, ठीक, एक रेलगाड़ी है जो 540 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से चलता है। अगर एक रेलगाड़ी है जो 540 किलोमीटर की दूरी जो है समान चाल से चलता है, यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा
इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम समय लेता है। ठीक, तीन घंटे अधिक समय लेता है। तो लास्ट में कहता है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, तो इसमें देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा है, पर इसमें हमको रेलगाड़ी की चाल नहीं बताना है। ऐसा क्वेश्चन मेरा द्विघात समीकरण के रूप में ऐसा क्वेश्चन मेरा आ सकता है, बट वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, ठीक है, पॉइंट पे लिखा होगा कि इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए। ठीक है, ये चीज़ लिखा होगा ऊपर और ऐसा क्वेश्चन दे देगा, तो आपको सॉल्व करना है और इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, पहले तो ये देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार कि एक रेलगाड़ी की, जैसे कि एक रेलगाड़ी जो है 540 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलता है। यदि इसकी चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल यानी कि 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो अगर हम देखें तो मान लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। रेलगाड़ी की पहले वाली की चाल हमें पता नहीं है। अगर मान ले कि चाल बराबर, मतलब रेलगाड़ी की चाल मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठीक, और दूरी हमारी कितनी दी गई है 540। तो समय बराबर मेरा क्या होता है? तो मेरा होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर मेरा क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर मेरा दूरी बटा चाल, दूरी कितना दिया है 540 दिया है, चाल मेरा कितना है x। ठीक, ये हो गया, ये हो गया पहले का समय, जो पहले ये दिया है ना कि 540 किलोमीटर दूरी समान चाल से चलता है। ठीक, तो ये इसका जो समय लगेगा वो समय ये होगा। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो, क्या कम हो तो? चाल पहले में क्या था, x था। कह रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी। तो कह रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो यानी कि x में से 9 को घटा दें तो ये हमारा जो अब नया है उस चाल, इसी चाल से चल रहा है। ठीक, नया चाल हो गया मेरा, पर नया चाल हो तो गया, पर कह रहा है कि वह उस दूरी को तय कर रहा है, तय करने में 3 घंटे जो है अधिक समय लेता है। ठीक, इस चाल से चल रहा है, पहले इस चाल से चल रहा था, अब इस चाल से चल रहा है, तो 3 घंटे जो है प्लस समय ले रहा है, अधिक घंटे ले रहा है। ठीक, तो अगर चाल बराबर ये हो गया, दूरी मेरा कितना है, दूरी तो कह रहा है कि समान दूरी, ठीक, उसी दूरी को, तो 540 मेरा क्या हो गया दूरी। तो इसका समय बराबर क्या होगा, इसका समय बराबर होगा 540 बटे x माइनस 9। ठीक, ठीक है, ये हमारा ये पहले का समय है, ये अब का समय है। तो कह रहा है कि जो
इन दोनों जो समय है इसमें से मेरा 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। यानी कि अगर हम इस वाले समय से इस वाले समय को घटा दें तो हमारा 3 घंटे बराबर में आएगा। यानी कि कहने का मतलब 540 बटे x माइनस 9 में से 540 बटे x को घटा दें तो ये हमारा 3 घंटे के बराबर आएगा। तो ये हमारा समीकरण हो गया। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। उसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 540 बटे x माइनस 9 माइनस 540 बटे x दिया है, तो इन दोनों में से देखेंगे कि ये चीज़ हमारा मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यानी बचेगा मेरा का 1 बटे x माइनस 9 1 बटे x, ये बचेगा बराबर 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x माइनस 9, फिर जब इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बस बचेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x माइनस 9। अब ये x माइनस 9 ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो ये आएगा और इसको हम इस तरफ लेके चले जाते हैं, 3 बटे 540 कर देते हैं, आ जाएगा। ये नीचे लेके आ गए। अब देखिए 3 से तो ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आठे 24 और 0, 1 बटे 180 बचा। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस कट जाएंगे x, तो बचेगा क्या है 9 बटे, ये इसको गुणा कर देते हैं, इसका इसमें फिर इसमें x स्क्वायर माइनस 9x बराबर क्या बचा 1 बटे 180। अब तिरिये गुणा कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0, 9 आठे 72, 7 9 एकम 9, 7 16, 1620। तो अब ये समीकरण जो है इसको हम अगर इस तरफ पक्षांतर कर देंगे यानी कि हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1620 बराबर 0। तो ये हमारा जो आया ये हमारा इस रूप में आया है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में आया है। यानी कि ये हम लोग दिखा दिए कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के रूप में हम लोगों ने इसे व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो ये था जो हमने आप लोगों को नियम बताया उस बेस पे क्वेश्चन के प्रकार कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे यही चैप्टर से कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन को लेके, यानी कि उसमें जो है चर को कैसे निकाला जाता है उस विधि को बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।